कल आपको ब्लड वाला टॉपिक लिया था। ब्लड वाले टॉपिक में आपको प्लाज्मा के बारे में जानकारी दे दी थी। प्लाज्मा जल और प्रोटीन से मिलकर के बना है। 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही थी, इसके बारे में कल आपको जानकारी दे दी थी। उसके आगे जो फ्लड वाला पार्ट था उसमें साल्ट घुला हुआ है, साल्ट यानी कि लवण घुले हुए हैं। साल्ट के बारे में जानकारी आपको देनी है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको जानकारी देनी है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी देनी है। इसके अलावा इसमें जो घुला है कुछ मात्रा में यूरिया घुला होता है, इसके बारे में जानकारी देनी है। कुछ मात्रा में लेड घुला होता है, इसके बारे में जानकारी देनी है। इसके पहले आपको प्लाज्मा के बारे में आपको जानकारी दे दी गई होगी। जो फ्लड वाला पार्ट था, जो 55% भाग था, उसमें प्लाज्मा, साल्ट, ग्लूकोज, ठीक है, और उसमें मात्रा कुछ ग्लूकोज की मात्रा उसमें गुल होगी, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में आपको जानकारी देनी है। ये फ्लड वाला पार्ट है, इनके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड में 0.9% कहिएगा या फिर ग्राम, ठीक है, चूंकि इसकी मात्रा 100 ml ऑफ ब्लड में ली जा रही है। हमने पहले भी आपको जानकारी देते कि जो भी हम डाटा आपको ब्लड के बारे में देंगे वो 100 ml ऑफ ब्लड में दिए जाएंगे। तो साल्ट जो लवण घुले होते हैं 0.9% या 0.9 ग्राम मात्रा उसकी वही होगी। साल्ट में क्या क्या हो सकते हैं? साल्ट में क्षार हो सकते हैं और अम्ल हो सकते हैं। अब क्षार अम्ल में देखिएगा आयन के रूप में होते हैं, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, या कोई और अन्य क्षार हो सकते हैं। अम्ल में, ठीक है, जैसे क्लोराइड हुआ, सल्फेट हुआ, फास्फेट हुआ, ठीक है, ये फास्फेट ये आयन के रूप में घुले हो सकते हैं। लवण को बनाइएगा तो से साल्ट बनाना है तो Na और Cl ये बन जाएगा लवण, ठीक है, ये बन जाएगा NaCl, ये हो गया है लवण, ठीक है, ये लवण बन गया। तो अम्ल क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं, लवण बन गया NaCl यानी कि नमक बन गया है। इसकी मात्रा और कुछ जो अन्य लवण होंगे उसकी मात्रा ब्लड में टोटल करके कितनी घुली होती है? 0.9% या 0.9 ग्राम इसकी मात्रा होती है, ठीक है। तो ब्लड में साल्ट घुला होता है, इतना घुला होता है, ठीक है। साल्ट के बारे में एक रिंगर सॉल्यूशन होता है, रिंगर सॉल्यूशन। कौन सा? रिंगर। इस रिंगर सॉल्यूशन को समझ लीजिएगा। रिंगर एक सॉल्यूशन है, रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इसको जानना है। यदि हम सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को कितना ले लें? 0.9 ग्राम इसकी मात्रा ले लें। किसकी मात्रा? सोडियम और पोटेशियम के जो लवण है वो लवण है उनको लेकर के 0.9 ग्राम 9 ग्राम लवण की मात्रा लेकर के और इसे हम 100 ml डाइल्यूट वाटर में इसको घोल देंगे और इसको एक घोल बन जाएगा। यानी कि इन 0.9 ग्राम इन आयन की मात्रा 100 ml ऑफ डाइल्यूट वाटर में घोल देंगे, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है रिंगर सॉल्यूशन। क्या है इसका नाम? रिंगर सॉल्यूशन। कितनी मात्रा? पोटेशियम सोडियम आयन की मात्रा 0.9 ग्राम कितने वाटर में? 100 ml वाटर में घोल देंगे, डाइल्यूट वाटर में, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसका नाम है रिंगर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का जो एप्लीकेशन है, जब ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड डोनेट के समय, रक्त आदान के समय जिसको ब्लड चढ़ाया जाता है उसको 100 ml ये जो रिंगर सॉल्यूशन होता है ये उसको पहले दे दिया जाता है ताकि उसकी जो प्लाज्मा पावर होती है वो बढ़ जाए। तो प्लाज्मा पावर को बढ़ाने के लिए रिंगर सॉल्यूशन दिया जाता है ब्लड डोनेट के समय, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिंगर सॉल्यूशन है। ये ऐसे इसका एक घोल बना लिया है। सोडियम पोटेशियम के आयन 0.9 ग्राम इसकी मात्रा है, डाइल्यूट वाटर में घोल लीजिएगा और ब्लड डोनेट के समय इसका एप्लीकेशन लगता है। तो क्या है ये रिंगर सॉल्यूशन है, ठीक है, जो इस तरह से इसको बना लिया जाता है। तो ये रिंगर सॉल्यूशन है जिसका उपयोग ब्लड डोनेट के समय किया जाता है, ठीक है। तो ये साल्ट हो गए हैं, अम्ल क्षार हो गए। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो घुली होती है वो ब्लड में
150 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये इसकी मात्रा घुली होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। नॉर्मल मात्रा कितनी होती है? जो आपको डाटा दिए जा रहे हैं वो नॉर्मल दिए जा रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति के डाटा दिए जा रहे हैं। तो 150 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ क्या बोला होता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। यूरिया की मात्रा होती है वो, ठीक है, ये यूरिया की जो मात्रा होती है वो 17 से 18% या मिलीग्राम पाई जाती है। डाटा वही रहेगा 100 ml ऑफ ब्लड। अब यूरिया का वर्क देखिएगा। यूरिया का फंक्शन है कि ये ब्लड की जो सांद्रता होती है उसको मेंटेन रखता है, यानी कि ब्लड में यूरिया की मात्रा कम हो जाए तो ब्लड पतला हो जाता है, ब्लड यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। मतलब 17 से 18% ये ब्लड की जो सांद्रता होती है उसको मेंटेन बनाए रखता है। तो ब्लड की सांद्रता को मेंटेन करने का काम किसका है? यूरिया का काम होता है, ठीक है। मात्रा बढ़ जाए ब्लड गाढ़ा, मात्रा कम हो जाए तो ब्लड पतला हो जाता है। जो पीवी लिखा है इसकी मात्रा या तो 0 होती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, या फिर यदि पाई जाती है तो बहुत कम है, 5 माइक्रो, ठीक है, 5 माइक्रो मिलीग्राम इसकी मात्रा होती है। 5 माइक्रो ग्राम, ये बहुत कम मात्रा में घुला होता है, तो बहुत कम मात्रा होती है। मुख्य जानना है ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो 100 से 120, ठीक है, मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड पाई जाती है, ठीक है। तो अब यहां से लिखिएगा, साल्ट से पहले आपको जानकारी दी थी प्लाज्मा के बारे में, साल्ट के बारे में जानकारी दी, ठीक है। रिंगर सॉल्यूशन में ना ये कोलेस्ट्रॉल है जो 150 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इसकी मात्रा पाई जाती है। यूरिया है, इसकी मात्रा 17 से 18 मिलीग्राम पाई जाती है। लेड की या तो मात्रा 0 होती है या फिर बहुत कम माइक्रोग्राम में पाई जाती है। ग्लूकोज की मात्रा 100 ml ऑफ ब्लड में कितनी पाई जाती है? 100 से 120 मिलीग्राम पाई जाती है, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड पाई जाती है। चूंकि इतनी 120 से मात्रा ज्यादा बढ़ जाए ब्लड में, ठीक है, 350 से 400 के लगभग यदि हो जाए मात्रा ब्लड में ग्लूकोज की, तो डायबिटीज जो होती है, जो इंसुलिन हार्मोन्स के कारण होती है, शुगर वाली डायबिटीज, वो हो जाएगी। उसके बारे में वार्तालाप आगे होगी। तो ये वाला फ्लड वाला पार्ट है जिसमें ये चीजें फ्लड वाले पार्ट में पाई जा रही थी। इनका क्या फंक्शन है, कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको जानकारी, ठीक है, फ्लड वाले पार्ट से आपको दे दिए हैं। दूसरी तरफ वाला जो पार्ट था उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, अब जो दूसरा वाला पार्ट है जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट में जानकारी आपको कल थोड़ी सी दी गई होगी। सॉलिड वाला पार्ट 45% है, ठीक है, जिसमें कार्पल्स पाई जा रही थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जा रही थी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक एक कणिका के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली वाली जो है वो आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स इनका नाम है। एक नाम और है इनका इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स भी इनका नाम है। क्या है आरबीसी का दूसरा नाम? इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स है, इरिथ्रोसाइट इनका दूसरा नाम है। अब इनकी संख्या देखिएगा, जो 100 ml में जो संख्या पाई जाती है वो मेल और फीमेल में संख्या अलग अलग रहती है। मेल में इनकी संख्या कुछ और रहती है, मेल में संख्या, और फीमेल में इनकी संख्या कुछ और पाई जाती है। संख्या देख लीजिएगा, मेल में इनकी संख्या 45 से 55 लाख पाई जाती है। डाटा वही रहेगा 100 ml ऑफ ब्लड। तो मेल में आरबीसी की संख्या 45 से 55 लाख, ठीक है, 55 लाख पाई जाती है प्रति घन, ठीक है, मिलीमीटर में इनकी संख्या ये पाई जाती है। डाटा ये है, ठीक है। तो 45 से 55 लाख प्रति घन mm पाई जाती है। फीमेल में इनकी संख्या कम पाई जाती है, यानी कि 40 से 45 लाख इनकी संख्या पाई जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेल में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, फीमेल में आरबीसी की संख्या
कम होती है, आरबीसी की संख्या, ठीक है, आरबीसी की संख्या में कमी आने से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है एनीमिया, नाम का एक रोग है एनीमिया। किसकी संख्या में कमी आने से? आरबीसी की संख्या में कमी आने से एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया के बारे में अभी हम आपको जानकारी और दे रहे हैं। एनीमिया रोग हो जाता है यदि आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए। किसकी संख्या में? आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए तो एक कंडीशन बनती है पॉलीसाइथेनिया नाम की एक ही कंडीशन है। क्या है इसका नाम? पॉलीसाइथेनिया। अभी पॉलीसाइथेनिया चूंकि कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको जानना है। क्या है पॉलीसाइथेनिया? एक कंडीशन है, एक अवस्था है। इस अवस्था को थोड़ा समझ लीजिएगा। कब आती है अवस्था? किसमें वृद्धि हो जाए? आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाता है? पॉलीसाइथेनिया। ये कोई रोग नहीं है, एक अवस्था है। अवस्था ये बनती है जब कोई व्यक्ति, ऐसे कंडीशन समझिएगा, ये कोई पर्वत है, ठीक है, पर्वत ये मैदानी क्षेत्र है। कोई व्यक्ति मैदानी क्षेत्र में निवास करता है और मैदानी क्षेत्र से वो व्यक्ति निवास करने चला जाए। कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने चला जाए। कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति पहले मैदानी क्षेत्र में रह रहा था, अब निवास करने लगा है। कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने लगा है। तो चूंकि मैदानी क्षेत्र में इसके फेफड़ों का आकार सामान्य था, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ठीक थी, उचित मात्रा थी। अब ये पर्वतीय क्षेत्र में रहने गया है तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा में आ जाती है क्या? कमी आ जाती है। चूंकि फेफड़े का एक आकार निश्चित है, उसे उचित मात्रा में, ठीक है, उसे निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। शरीर को एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन उसे नहीं मिल रही है। तो जो लंग्स होते हैं, इस व्यक्ति के जो लंग्स होंगे, यानी कि फेफड़ा होंगे, जो लंग्स होते हैं वो आरबीसी की संख्या में वृद्धि करके इन फेफड़ों का आकार बढ़ा देते हैं, फेफड़ों के आकार में वृद्धि कर लेते हैं। स्वयं खाने की कोई आवश्यकता ना, कोई दवा लेने की आवश्यकता है, फेफड़े स्वयं से यानी कि अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। फेफड़ा, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने से फेफड़ों के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से उचित मात्रा में ऑक्सीजन उसे मिलने लगती है। हो सकता है कि यही व्यक्ति पुनः पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में फिर से निवास करने आ जाए तो प्रक्रिया और फिर से वही होगी। आरबीसी की संख्या में कमी होने से लंग्स के आकार में कमी आ जाएगी तो मैदानी क्षेत्र में। तो क्या है, एक कंडीशन बन रही है, मैदानी क्षेत्र में है, ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र में है। फेफड़े की जो आरबीसी होती है वो स्वयं वृद्धि कर लेती है और स्वयं के साथ कमी कर लेती है। तो क्या है, कोई रोग तो है नहीं, क्या है, एक अवस्था बन रही है। तो ऐसी अवस्था को नाम दिया जाता है पॉलीसाइथेनिया। एक पॉलीसाइथेनिया कब हो रही है? जब आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने से कंडीशन बन जाती है, इसका नाम क्या है? पॉलीसाइथेनिया, ठीक है। आरबीसी की संख्या मेल में ज्यादा होगी है, फीमेल में इनकी संख्या कम पाई जाती है। अब उसके बाद आगे आइएगा, ठीक है। तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो शेप होता है, ठीक है, आरबीसी का जो शेप होता है, और आरबीसी का जो शेप होता है वो डिस्क लाइक होता है, डिस्क लाइक होता है। और जो साइज होती है, ठीक है, वो इसकी साइज, और जो साइज में जो सबसे बड़ी आरबीसी, जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी सैलामेंडर, एक जीव है सैलामेंडर। इस सैलामेंडर की आरबीसी, जितने भी जंतु हैं सभी जंतुओं में सबसे लंबी आरबीसी किसकी होती है? सैलामेंडर नाम का एक जीव होता है, उसकी होती है। और जो सबसे ये बड़ी आरबीसी है, और जो सबसे छोटी आरबीसी होती है, ठीक है, वो सबसे छोटी आरबीसी एक मस्क होता है और एक डियर होता है, इनकी होती है। तो जितने जानवर हैं उनमें सबसे बड़ी आरबीसी किस जंतु में होती है? सैलामेंडर में होती है। सबसे छोटी आरबीसी किस में होती है? मस्क और डियर में होती है, ठीक है। तो ये साइज हो गई है आरबीसी की साइज, ठीक है। अब इसके आगे आइएगा, जो आरबीसी है, आरबीसी में चूंकि जो आरबीसी होती है, आरबीसी में केंद्रक के रूप में हीमोग्लोबिन पाई जाती है,
ठीक है। जैसे ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी का एक केंद्र है, ठीक है। तो इस केंद्र के रूप में पाई जाती है क्या, ये आरबीसी है। आरबीसी में केंद्र के रूप में क्या पाई जाती है, ये हीम पाई जाती है, एचबी। क्या है, हीम पाई जाती है। जबकि आरबीसी में केंद्र के रूप में एचबी पाई जाती है, जबकि अन्य जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हुआ, राइबोसोम हुआ, जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं सभी अनुपस्थित होते हैं। केंद्र के रूप में पाई जाती है, हीम पाई जाती है या हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन से किसी प्रकार की कोई प्रतिरक्षा नहीं होती है। हीमोग्लोबिन का कार्य केवल परिवहन करना होता है, और परिवहन किन का करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ठीक है। तो आरबीसी के केंद्रक में हीम पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है, इससे कोई प्रतिरक्षा नहीं होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, श्वसन गैसों का परिवहन करना होता है। श्वसन गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, प्रतिरक्षा नहीं होती है। जो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है वो 15% या 15 ग्राम पाई जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अब मेल और फीमेल में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। जो मेल होता है, मेल में 13 से 15% तक पाई जाती है, और जो फीमेल होता है उसमें 11 से 13% पाई जाती है। ये फीमेल का है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल पूछी है तो कितनी है, 15% है। यदि मेल में पूछी है तो 13 से 15%, फीमेल में पूछी है तो 11 से 13% पाई जाती है। और जो या तो आरबीसी की संख्या को या हीमोग्लोबिन की संख्या का जो मापक यंत्र है वो हीमोसाइटोमीटर है, हीमोसाइटोमीटर। क्या है इस यंत्र का नाम, जिससे हीमोग्लोबिन या आरबीसी की संख्या मापी जाती है, उस यंत्र का नाम क्या है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी या हीमोग्लोबिन को माप लिया जाता है। तो ये हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र का नाम है जिससे आरबीसी की संख्या को माप लिया जाता है। अब जो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से हीम पाया जाता है, और हीम का मतलब है लोह तत्व या लोहे के ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा डाटा कुछ दे रहे हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो कितना करेगा वो डाटा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कितना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, जो एचबी होता है, वो 4 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड जिसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से बना होता है जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे करके, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये Fe+2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, Fe+2 के फॉर्म में लिख रहे हैं। मतलब जो ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा जो लोहे तत्व होता है वो किसके फॉर्म में होता है, फेरस के फॉर्म में होता है, ठीक है। इक के नहीं, फेरस के फॉर्म में होता है। इक फेरिक की वैलेंसी ज्यादा होती है, Fe+3 होता है, फेरस की वैलेंसी Fe+2 होता है। तो हीमोग्लोबिन में जो लोह तत्व पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है, वो फेरस के फॉर्म में पाया जाता है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो 2 भागों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन
तो इसमें एक तो पाई जाती है हीम, ठीक है, एक पाई जाती है हीम और दूसरा भाग है ग्लोबिन का पाया जाता है, ठीक है। तो ये हीम क्या है, ये हीम फेरस है, लोहे के ऑक्साइड हैं, ठीक है, लोहे तत्व है। अब इसमें आगे और बढ़ेंगे तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। प्रक्रिया देखिएगा कैसे होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एक जो फिजिकल रिएक्शन होती है, हीमोग्लोबिन का बनना एक फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये फिजिकल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बन जाएगा HbO2, ये HbO2 है, ठीक है, ये HbO2 है। इसमें जो हीम होता है ये, ठीक है, ये इसका जो रंग होता है वो ब्लू रंग होता है। ऑक्सीजन जब उसमें मिल जाता है तो ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और इसका जो कलर होता है वो रेड कलर या ब्राइट कलर बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हीम था वो, यानी कि ये जो ब्लड है वो कैसा है, ये ब्लड है वो अशुद्ध है। जब उसमें ऑक्सीजन मिल गई है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है, ठीक है, तो ये ब्लड कैसा हो गया है, ये ब्लड शुद्ध हो गया है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, भौतिक क्रिया है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा तो हीम और ऑक्सीजन में फिर से टूट जाएगा। तो यह एक भौतिक या फिजिकल चेंजेस है। अब आइएगा आरबीसी में, आरबीसी का जीवन काल देख लीजिएगा। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल नॉर्मल रूप से आरबीसी का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जीवन काल 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। कितना दिन तक? आरबीसी का सामान्य जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। और जो एम्ब्रियो की आरबीसी होती है, एम्ब्रियो की जो आरबीसी है उसका 160 दिन होता है। ब्लड डोनेट वाली जो आरबीसी होती है, ब्लड डोनेट वाली जो आरबीसी होती है उसका केवल कितने दिन रहता है, 60 दिन है। कंडीशन लगा दी है नीचे, ऊपर वाले में देखिएगा। नॉर्मल आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। भ्रूण का जीवन काल कितना होता है, 160 दिन, यानी कि सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है, भ्रूण की आरबीसी का होता है। जो ब्लड डोनेट होता है उसकी आरबीसी का जीवन काल केवल कितना होता है, 60 दिन का होता है। आरबीसी का चूंकि जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण देख लीजिएगा किन किन से होगा। आरबीसी जो बनती हैं, आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन भाग लेता है। आरबीसी के निर्माण में लोहा, विटामिन B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, इनसे किनका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। मतलब आरबीसी के निर्माण में कौन कौन भाग लेते हैं, प्रोटीन, लोहा, विटामिन B6, ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, B12, साइनोकोबालामिन इसका नाम है, फॉलिक एसिड। तो ये इतना जो तत्व है वो किसके निर्माण में भाग ले रहे हैं, आरबीसी के निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं डाटा के लिए। चलिए नेक्स्ट, जो ये तो आरबीसी के निर्माण और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है ये आपको जानकारी दे दी है। इसके बाद आइएगा जो आरबीसी की संख्या में, अब थोड़ा यहाँ से और देख लीजिएगा। आरबीसी या जो लाल रंग होता है ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो ब्लड का लाल रंग किसके कारण, आरबीसी के कारण। आरबीसी में पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है,
ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन इसके कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या है, लौह तत्व, ठीक है, ये लौह तत्व के कारण। तो आरबीसी का लाल रंग, आरबीसी का लाल या ब्लड का लाल रंग, आरबीसी का नहीं सॉरी, ब्लड का लाल रंग किसके कारण, आरबीसी के कारण। ब्लड का लाल रंग किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड का लाल रंग किसके कारण, लौह ऑक्साइड के कारण। अब यदि ऑप्शन में तीनों दिए गए हों तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो अंदर वाला गहराई से है वो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है। तो ब्लड का लाल रंग किसके कारण, आरबीसी के कारण, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किससे बना है, लौह ऑक्साइड के कारण। इसके कारण ब्लड का लाल रंग होता है, ठीक है। तो ब्लड का लाल रंग है, ठीक है। यदि आरबीसी की संख्या में कमी आ जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाए, लौह तत्व की मात्रा में कमी आ जाए, इनमें यदि कमी आ जाए, क्या आ जाए, इनमें कमी आ जाए, तो अभी एक रोग का नाम लिखा था, एनीमिया नाम का एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया नाम का एक रोग हो जाता है। अब एनीमिया चूंकि 3 प्रकार का होता है, थोड़ा सा और देख लीजिएगा। एनीमिया थोड़ा गहराई में, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया और परनियस एनीमिया। ये 3 प्रकार की एनीमिया होती है, ठीक है। 3 प्रकार की एनीमिया होगी। तो ये जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है, ये कमी के कारण, किसकी कमी, एक कमी लिख रहे हैं, कमी के कारण, किसकी, ये लौह तत्व की कमी के कारण। लौह तत्व की कमी के कारण कौन सी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो होती है वो विटामिन के कारण होती है, ठीक है, यानी कि विटामिन B6 या B12 के कारण होती है। जो परनियस एनीमिया होती है वो फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है, ठीक है। 3 प्रकार की एनीमिया है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया लोह तत्व की कमी के कारण, मैक्रोसाइटिक एनीमिया B6 या B12 होता है, और परनियस एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। तो 3 प्रकार की एनीमिया पाई जाती है, ठीक है। तो ये एनीमिया हो गया है। लास्ट जो आरबीसी है, आरबीसी में मुख्य रूप से जानना है, आरबीसी का जीवन काल आपको दे दिया गया है 120 दिन की होती है। नॉर्मल रूप से कितना होता है, 120 दिन की होती हैं। 120 दिन के बाद इनको मरना ही है। तो जो 120 दिन जिंदा रहने के बाद इनकी होती है क्या, इनकी मृत्यु होती है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो इनको दफनाया जाता है। दफनाने के लिए एक स्प्लीन होता है, स्प्लीन शरीर में एक अंग है जिसका नाम है प्लीहा होता है। तो आरबीसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद इन्हें दफनाया जाता है। दफनाया जाता है तो कहाँ दफनाया जाता है, स्प्लीन या प्लीहा में दफनाया जाता है, जिस कारण से प्लीहा को एक विशेष नाम दिया जाता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किसका कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको नाम दिया जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को नाम दिया जाता है। 120 दिन जिंदा रहने के बाद इनकी मृत्यु होती है, आरबीसी को दफनाया जाता है, स्प्लीन में दफनाया जाता है, जिस कारण से आरबीसी का कब्रिस्तान किसको नाम दिया जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को नाम दिया जाता है, ठीक है। अब चूंकि जब इनको दफनाया जाता है तो इसमें से 2 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, एक तो लौह तत्व निकलता है, ठीक है, और एक बाई पिगमेंट निकलते हैं, बाई पिगमेंट निकलते हैं। चूंकि लौह तत्व का दफन नहीं होता है तो जिस कारण से लौह तत्व को भेज दिया जाता है बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में इसको भेज दिया जाता है, बोन मैरो में भेज दिया जाता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में अस्थि मज्जा में भेज दिया जाता है। अस्थि मज्जा में जहां पर न्यू आरबीसी का निर्माण होता है, न्यू आरबीसी का निर्माण होता है। तो नई आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है,
अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जो हड्डी होती है, हड्डी का आंतरिक भाग जो खोखला होता है, उसमें मैट्रिक्स यानी कि कुछ पदार्थ भरा होता है, उसी को बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या जैसे मान लीजिएगा ये हड्डी है, ठीक है, इसमें ये पदार्थ भरा होता है, ठीक है, लाल भूरा करके पदार्थ भरा होता है, इसी पदार्थ को मैट्रिक्स या अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। इसी अस्थि मज्जा में नई आरबीसी और नई डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो नई आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो इस जो लोह तत्व जो निकला है, इसका पुनः इसका उपयोग कर लिया जाता है। वाई जो पिगमेंट होते हैं, ठीक है, ये कलर देने वाले होते हैं, रंग देने वाले होते हैं। इनको मल और मूत्र के द्वारा शरीर से, ये खरा पदार्थ है, जो बाई पिगमेंट होते हैं, खरा पदार्थ है, आरबीसी के मरने से खरा पदार्थ निकलता है, जिसको मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रही, मृत्यु होती है, स्प्लीन में इसको दफनाया जाता है। कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। नई आरबीसी का निर्माण, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, वहीं पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा। स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया जाएगा, हड्डी पढ़ाई जाएगी, तो वहां पर उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और जो खराब पदार्थ होता है वो वाई पिगमेंट के रूप में होता है, जिसे मल और मूत्र के द्वारा शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आरबीसी के बारे में आपको जानकारी दी है। इसके जस्ट बाद आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में, जो दूसरी कड़िका है, आरबीसी थी, दूसरी कड़िका डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद प्लेटलेट्स है। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जस्ट जानकारी दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।